नमस्कार। दाल शब्द से जुड़े हुए आपने कई मुहावरे सुने होंगे, जैसे दाल न गलना, आटे दाल का भाव मालूम होना और घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन एक और मुहावरा है, दाल में काला होना। खोजी पत्रकारों की वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव में काम करने वाले दो पत्रकारों ने दाल में काला देख लिया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के दो खोजी पत्रकारों श्री गिरीश जलिहाल और नितिन सेठी ने दाल से जुड़ी योजना में गड़बड़ियों की पड़ताल की है। यह रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी समेत कई दूसरी भाषाओं में यह रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और प्रकाशित हो चुकी है। इन रिपोर्ट्स को आप रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो श्री गिरीश और नितिन की इस रिपोर्ट में चार महत्वपूर्ण किरदार कम से कम हमें अभी दिखाई दे रहे हैं। और पहला किरदार है नेफेड, यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम होता है दालों और प्याज जैसी वस्तुओं यानी कमोडिटी को किसानों से लेकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। नेफेड का यह रोल लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत है, यानी वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने का एक हिस्सा है। इन दो पत्रकारों ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें यह पाया कि नेफेड ने किसानों से दाल ली और उसे प्रोसेस करने के लिए मिल मालिकों को नीलामी के जरिए चुना। जाहिर तौर पर इस कहानी का दूसरा किरदार है मिल मालिक। वो मिल मालिक जिन्होंने नेफेड के सामने इन ठेकों को हासिल करने के लिए बोली लगाई। असल में ये मिलें कच्ची दाल को साफ कर उपभोक्ता को सप्लाई करने लायक बनाती है। रिपोर्ट का तीसरा किरदार है राज्य सरकारें। वो राज्य सरकारें जिन्हें नेफेड सस्ती दरों पर ये दालें बेचती है और फिर राज्य लोक कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम्स के तहत गरीबों में ये अनाज बांटते हैं। चौथे किरदार के दो हिस्से हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला वो गरीब जनता जिसे सरकारी भाषा में बेनिफिशियरी कहा जाता है यानी लाभार्थी, और दूसरा वो जनता जो शायद आप हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो अक्सर ये कहती है कि उसके टैक्स के पैसे से कल्याणकारी योजनाएं चलती है और जो काफी हद तक सच भी है। तो यानी ये रिपोर्ट सीधे आपसे जुड़ी हुई है। तो अगर इन दो पत्रकारों ने ये रिसर्च या पड़ताल की है तो ये आपके पैसे की बर्बादी या उसे हड़पने के बारे में है। इस कहानी में कुछ और किरदार हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये डिस्कशन ओपन होगा तो तब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं इन दोनों पत्रकारों से बात करूंगा जिन्होंने कई हफ्तों और हो सकता है महीनों की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। नितिन और श्री गिरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने कहा मुझसे कि इस बारे में हम बात करेंगे, और इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना केवल ये गरीबों की बात है बल्कि ये तमाम उस जनता की बात भी है जो अक्सर ये कहते रहती है कि ये उसके टैक्स का पैसा है जिससे योजनाएं चल रही हैं। तो कम से कम इसमें सभी का जो है स्टेक होल्डर सभी इसमें बन जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को जब आपने किया तो कौन कौन सी बातें सामने आई, क्यों करने की से जरूरत पड़ी? शुक्रिया है देश, हमें यहाँ आपके साथ बात करने का मौका देने के लिए। हम लोगों ने जब कोरोना संक्रमण अपने एकदम ऊंचाई पे था, सेकेंड वेव में, हम देखने लगे कि सरकार बोल रही है कि हम गरीबों को 1 रुपए में दाल बांट रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा जब वो दाल बंटने लगी तो कई स्टेट्स ने बोला कि ये दाल खाने लायक ही नहीं है, ये तो चारे लायक है, और उसको रिजेक्ट करने लगे। तो हमारे दिमाग में सवाल उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार ने सालों से दाल इकट्ठी करी है जो उनके गोदामों में पड़ी है, वो बिक रही जा रही है गरीबों को, लेकिन खाने लायक भी नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है इसमें। वहां से हमने इसको टटोलना शुरू किया और जैसा आपने कहा, हमें लगा ये जरूरी है क्योंकि ये दालें जब खरीदी जाती हैं किसानों से तो इसीलिए हम लोगों के ही पैसे से सरकार खरीदती है और अपने गोदाम में रखती है, फिर गरीब को बांटती है, ये कहते हुए कि ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है और पैसा तो हम लोगों का ही लगता है, सरकारें जो भी करें अपना उसमें पॉलिटिक्स चलाएं। तो जब हमने टटोलना शुरू किया, हमने भी ये सब्जेक्ट इससे पहले नहीं जाना था, जब टटोलना शुरू किया कई महीने समझने में लगे कि दाल आई कहाँ से और दाल गरीब तक खराब वाली पहुंची कैसे। हमने देखा कि 2014-15 में देश में दाल का उत्पादन बहुत कम हुआ था। तब सरकार ने बोला कि अगर किसान उगाएंगे तो हम खरीद लेंगे उनसे, तो किसान बिना चिंता किए दाल उगाए। तो किसान दाल उगाने लग गए, बहुत अच्छी स्कीम चली सरकार की वो, लेकिन दाल इतनी होगी कि सरकार खरीदती चली गई।
15, 16, 17 में इतनी दाल आ गई कि वो सरकार के पास अब दाल इतने टनों लाखों टन दाल पड़ी हुई थी, जिसका क्या करना था उसको समझ नहीं आ रहा था। तो सरकार ने नाफेड को बोला, जो कि दाल खरीदती थी किसानों से, कि अब इस दाल को आप गरीबों तक पहुंचाएं और हमारे जो रक्षा सेवाओं में जुटे जवान हैं उनको भी देना होता है हमें सामान सस्ता, तो उन तक पहुंचाए। तो नाफेड ये एजेंसी थी जिसको ये काम दिया गया। नाफेड ने आमतौर पर ऐसा सरकार करती है चावल के साथ, तो एफसीआई बहुत समय से करती आ रही है कि आप चावल लेते हैं उसको, लेकिन ढंग से प्रोसेस कराते हैं, सफाई कराते हैं, जिससे वो खाने लायक बने। तो नाफेड ने भी कहा कि हम ऐसा करेंगे, तो कच्ची दाल हमारे पास आई है, इसको अच्छी तरह साफ कराएंगे मिलों से, और सफाई कराने के बाद इसको जहां पहुंचाना है गरीबों के पास या रक्षा के हमारे जो जवान जगह जगह हैं उनके दलों में पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे आप जानते होंगे या कोई भी हम में से जानता है, जब हम अपना काम कराते हैं किसी से, और सरकार भी अपना कई काम बाहर से कराती है, सब अब मिले तो सरकार नहीं चलाती है, तो जब आप मिलों को देते हैं तो एक अमूमन एक अंदाजा होता है कि भाई इतना टन अगर हम दाल देंगे तो इतना खर्चा सरकार का होगा इसको साफ कराने का, और सही भी है कि मिल मालिकों को थोड़ा तो उसमें मुनाफा भी देना पड़ेगा, तो थोड़ा मुनाफा उनको देंगे, वो करने के बाद वो काम कर देंगे, वो दाल गरीब तक पहुंच जाएगी। लेकिन हमने पाया कि नाफेड ने इस पूरी प्रक्रिया को अपने सर पे उल्टा डाल दिया था। जहां अमूमन सरकार करती कि इतने मुनाफे पे आप इतना टन दाल गरीब को पहुंचाइए, नाफेड ने ऐसी स्कीम बनाई, ऑक्शन की, जहां पे ना सरकार को समझ आए कि कितना मुनाफा मिल मालिकों ने कमाया, ना कोई कंट्रोल हो पाए, ना कोई रिकॉर्ड रख पाए कि कितने मुनाफे पे मिल मालिकों को ये काम दिया जा रहा है। और उसका अंत ये हुआ, हमने देखा कि 3-4 साल ये लाखों टन दाल बिकी, मिल मालिकों को दी गई, करीबन 4,600 करोड़ का धंधा मिल मालिकों को दिया गया। पर इस 4,600 करोड़ में से कितना मुनाफा मिल मालिक ले गए, इस पे जानबूझकर ऐसी तरीका रखा गया कि कोई कंट्रोल ही ना हो, कोई मापदंड ही ना हो कि कितना मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं। और अंततः लेकिन एक जो जर्नलिस्ट है उसकी एक शक की प्रवृत्ति होती है, जब हम कहते हैं कि हमको शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है, तो उस बात पे तो मैं आपसे सहमत हूं कि आपने शक किया और आपने कहा ये अपारदर्शिता जो है, नॉन ट्रांसपेरेंसी है कि कौन कितना मुनाफा कमा रहा है। जब मैं कागज देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है केवल राजस्व जो रेवेन्यू है वो 4,500 करोड़ के आसपास आया, लेकिन मुनाफा क्लियर नहीं है। लेकिन आप दोनों से ही अगर यहां पे श्री गिरीश भी पिच इन कर सकें अपनी बात को, कि आप दोनों इसको घोटाला क्यों कह रहे हैं? मुनाफा, अपारदर्शिता है, पर घोटाला हुआ कहना कि मतलब आपको एक कुछ कॉन्क्लूसिव एविडेंस मिल रहे हैं कि मुनाफा जो है मेलाफाइडी इंटेंशन से किया गया, या इसमें कुछ दाल में काला, जो इस हमने कार्यक्रम का नाम भी जो है, तो ये क्यों कह रहे हैं आप? ये थोड़ा समझना चाहता हूं। घोटाला इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी नाफेड ने, जैसे कि नितिन ने भी अभी बताया, नाफेड के नए नीलामी प्रक्रिया के तहत मिल मालिकों को होने वाले मुनाफे पे किसी भी तरह की सीमा नहीं थी। नाफेड ने 2018 से दालों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी है। मिल मालिकों को मिलिंग चार्जेस के आधार पर बोली विजेता घोषित किया जाता था, लेकिन नाफेड ने इस आसान प्रक्रिया को बदल दिया। मिल मालिकों को अब न्यूनतम संभावित मूल्य नहीं बताना होता, बल्कि आउट टर्न रेशियो या ओटीआर बताना होता है। इस नीलामी मेथड के अंडर 4,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाया गया है। ओटीआर का मतलब है कि मिल मालिक कच्चे माल की तुलना में कितना अंतिम प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अगर 70 किलो प्रोसेस दाल के लिए 100 किलो कच्ची दाल चाहिए तो उसका ओटीआर 70% होगा। लेकिन नाफेड ने ओटीआर पे किसी भी तरह का सीमा या लिमिट नहीं लगाया। 70 किलो प्रोसेस दाल के लिए 100 किलो कच्ची दाल चाहिए, तो अब मिलर मुनाफा बढ़ाने के लिए 110 किलो या 120 किलो बताकर भी बोली विजेता बन सकते हैं। इसीलिए मैं इस समय यहां पर दर्शकों से जो इस प्रोग्राम को, वीडियो को देख रहे हैं, इस बात की अपील करूंगा कि वो जाएं और हिंदी, अंग्रेजी और के साथ पंजाबी और एक दक्षिण भारतीय भाषा मलयालम में ये रिपोर्ट छप चुकी है, तो इसको वहां जाके रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट पे पढ़े। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी और भी रिपोर्ट है, लेकिन अभी मैं अपने आपको इस रिपोर्ट तक सीमित रखूंगा। और जो श्री गिरीश ने कहा, जितना मेरी समझ में आया, श्री गिरीश मुझे ठीक कीजिएगा, उन्होंने ये बात कही कि अपारदर्शिता
थी, ये एक जो चीज है, डिमांड है जो डेमोक्रेसी में आप एक जो क्लियर गवर्नेंस के लिए करते हैं वो तो थी, लेकिन जो बोली, जो सबसे कम बोली लगाना, हम सब ने देखा है बचपन से मंडियों में जो बोलियां लगती हैं, किस तरह से सामान उठाया जाता है कम से कम बोली वाले में, ये चाहे कोयले की भी नीलामी हो चाहे कहीं, कोयले में तो रिवर्स बिडिंग तक होती है, जो सबसे कम कीमत पर बिजली देगा उसको ठेका मिलेगा या उसको माइन मिलेगी। लेकिन यहां पर दालों की प्रक्रिया में न केवल बोली जो है उसको न्यूनतम हटाया गया, बल्कि जो गिरीश कह रहे हैं कि वहां पर यह तय कर दिया गया कि 100 किलो दाल देने के लिए आपको 70 किलो दाल अगर आपको देनी है तो उसके लिए मुझे 100 किलो दाल दीजिए, तब 70 किलो मैं निकाल पाऊंगा। अब ऐसी कोई पैमाना रहा नहीं, गिरीश, राइट? जी बिल्कुल राइट। तो इसका वित्तीय पक्ष नहीं है। नितिन, इसमें अगर आपको जोड़ सके या बताएं कि इसका क्या ये सच है कि केवल इसका वित्तीय पक्ष ही नहीं है, इसमें नीलामी के लिए जो नियमों में भी बदलाव किया गया? कई चीजें हुई हितेश, आप एकदम सही रास्ता दिखा रहे हैं इस बात का, कि जो ये प्रक्रिया अपनाई नाफेड ने, ये ऐसा नहीं है कि गलती से हो गई या किसी ने देखा नहीं और ऐसे चलता रहा 3-4 साल। सच्चाई ये है कि 2015 में सीएजी ने ऐसी प्रक्रिया को बहुत गलत माना था, अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस प्रक्रिया को अपनाने से 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान चावल के इस प्रोसेस में हुआ है। तो सरकार के पास साफ लिखा हुआ था, रिपोर्ट थी सीएजी की जो कहती थी कि इस तरीके से आप दाल या चावल किसी चीज को नहीं प्रोसेस करवा सकते, क्योंकि इससे सरकार को बहुत नुकसान होता है। सरकार को नुकसान होना मतलब आपका और मेरा नुकसान होना। दूसरा, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो उसके बीच में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट सरकार ने भी पूछा कि भाई इतना तो बताओ, इसमें हमारा नुकसान कितना है, हमारा खर्चा कितना है और कितने मुनाफे पे जा रही हैं ये दालें। उस समय भी नाफेड ने इस पे चुप्पी धार ली और रास्ता अपना मोड़ लिया। जवाब ठीक से नहीं आया, ना बताया कि कितना करेंगे, बल्कि इधर उधर के कारण बताए कि इस कारण और उस कारण हम दिखा ही नहीं सकते आपको कि मिल मालिक कितना मुनाफा कमा रहे हैं। हमने 2-3 एविडेंस, जो आपने सवाल पूछा था कि क्या ये सिर्फ हमारे शक है सिर्फ, कि शक की कोई बुनियाद भी है, हमने एविडेंस भी पाए जहां 2-3 जगह मिल मालिकों ने इतनी दाल कच्ची ले ली है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और 2 चीजें और जो नाफेड ने करी, एक मुनाफा, जैसे आपने बताया कि अगर हम किसी से काम करवाते, मैं अपने घर की मरम्मत करवाऊं तो मैं किसी को पूछता हूं भाई कितना मेहनताना आप लेंगे, वो सही या गलत मुझे लगता है, मैं उस मुताबिक काम करवाता हूं। कम से कम मुझे पता होता है कि ठीक है 500 रुपए दिन के मैं दे रहा हूं या 2000 रुपए दिन के दे रहा हूं। यहां पे नाफेड ने इस तरीके का ऑक्शन बनाया कि मिल मालिकों को बोला आप कच्ची दाल ले जाइए हमसे, गरीबों को जो बांटिए वो आप मार्केट से लेके बांट दीजिए चाहे जैसी हो, और जो हमसे दाल ले वो आप मार्केट में बेच के अपना मुनाफा कमा ले। तो किस समय पे दाल मालिक ने कितने में बेची मार्केट में और कितना मुनाफा कमाया, इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं बचा। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि नाफेड ने छूट दे दी थी मिल मालिकों को कि जो मैं अपनी ए ग्रेड की दाल दे रहा हूं वो गरीबों तक पहुंचाना जरूरी नहीं है, आप मार्केट से दाल उठा लीजिए और वही किसी को सप्लाई कर दीजिए। तीसरा, उन्होंने नाफेड ने जो किया कि गरीब तक जब स्टेट में दाल जाती है, पुराना एक तरीका था कि जहां पहुंचती है दाल वहां पे उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो, कि भाई जिस क्वालिटी की दाल भेजी गई थी उसी क्वालिटी की आई, कि कुछ नकली या गंदी दाल भेज दी गई है। नाफेड ने वो भी बंद करवा दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि स्टेट्स में खराब किस्म की दाल पहुंचने लग गई, और 2-3 स्टेट्स ने, जैसे गिरीश ने टटोला। मैं 1 मिनट यहां पर आपको माफी चाहूंगा, आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि ये बातें जो आपने कही हैं उनको एक बार, जिसे कहते हैं, उनको संक्षेप में दोबारा से दर्शकों को समझाना जरूरी है। आपने ये कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, दर्शकों को समझना हमारे जरूरी है कि मुनाफा कितना हुआ, और जो भी मुनाफा हुआ उस मुनाफा कितना हुआ ये हम क्वांटिफाई भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स को पढ़ने से और कागजों को देखने से जो इन 2 पत्रकारों ने, खोजी पत्रकारों ने देखा है, तो ये तो पता चल ही रहा है कि सेफगार्ड्स की कीमत पर हुआ। यानी आपने उसके लिए नियम हटाए, सेफ्टी वॉल्व हटाए, जो कि अपने आप में एक सवाल है प्रोप्राइटी का, एक ईमानदारी और आपकी अकाउंटेबिलिटी पर एक सवाल है कि आपने उन सेफगार्ड्स को क्यों हटाया, कि आपने उसे बताया, कि आपने ऐसा सार्वजनिक रूप से कहा कि हम नीलामी प्रक्रिया बदल रहे हैं, या आपने उसको चुपके से बदला। दूसरी सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण उठ रहा है वो ये कि जब सरकार के पास बहुत ज्यादा दाल हो गई तो आप मिल मालिकों से ये क्यों कह रहे हैं कि आप दाल बाजार से उठा के भेजिए, इसको क्या आप स्पष्ट कर रहे हैं? मैं आगे जानूंगा नेफेड का इस पर क्या पक्ष है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात को अब ये 2 पत्रकार टच करने जा रहे हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यों को दोयम दर्जे की दाल जो है वो भेजी गई। और ये बात हम पहले भी एक बार नितिन ने और हमने भी स्टोरी की थी, जब पता था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में, बहुत पहले की बात है, तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, कि कैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम में जब खाना दिया जा रहा था वो बहुत ही दोयम दर्जे का था और कहा गया था कि वो जानवरों को दिया जाने वाला चारा जो है वो आप बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये तो एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है प्राइवेट सेक्टर में और कई जगहों में। लेकिन राज्यों का इस पर क्या कहना था, आप में से अगर बता सके हमें, राज्य ने क्या इस तरह की प्रतिक्रिया दी जिससे हमारा ये आर्गुमेंट बोल्स्टर होता है, मजबूत होता है कि वास्तव में गड़बड़ी हो रही थी? तो जो राज्यों के शिकायत हैं दाल के क्वालिटी को लेकर, ये पब्लिकली रिपोर्टेड हैं ऑलरेडी। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंडर जो दाल बट रही थी इसको रिजेक्ट कर दिया था और काफी टाइम तक इस योजना को सस्पेंड भी कर दिया था बैड क्वालिटी ऑफ पल्सेस को लेकर। पंजाब सरकार ने भी कुछ इसी तरह की शिकायत सामने रखी थी। पंजाब में जो दाल आ रही थी उस दाल में पिजन ड्रॉपिंग्स का प्रेजेंस था, एक्सेस वाटर क्वांटिटी भी था और फाउल स्मेल का भी कंप्लेन सामने आया था। इसके अलावा जो चीज रिपोर्ट नहीं हुई थी, जो हमें सरकारी दस्तावेजों के जरिए पता चली थी, कि गुजरात सरकार ने भी कुछ इसी तरह का शिकायत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को PMGKY के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किया था। उन्होंने पाया था कि एक सैंपल में से 21% ऑफ पल्सेस जो कि PMGKY के अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ये इनएडिबल थे। इसके अलावा जो हमें एक चीज जो काफी रेलेवेंट है इस क्वालिटी ऑफ दाल के आर्गुमेंट को लेकर, जो हमें पता चला है सरकारी दस्तावेजों के जरिए, कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन भी दिया था कि दाल की क्वालिटी की चेकिंग 2 पॉइंट पे होनी चाहिए, मिलिंग पॉइंट और वितरण पॉइंट यानी डिलीवरी पॉइंट पे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि PMGKY के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी कर रही थी, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को ओवरटर्न कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि इसके अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो दालों के डिस्पैच में डिले हो सकता है। राइट। तो ये बात अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं नितिन, आप अगर इसमें कुछ जोड़ सकें, वो ये कि अब हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि जिन मैं कैरेक्टर्स का जिक्र कर रहा था, जिन किरदारों का जिक्र कर रहा था, वो किरदार निकल कर आ रहे हैं जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जो है देश का, वो सिफेट जो कमेटी है, जिसके बारे में थोड़ा सा आप अगर समझा सके तो अच्छा है, और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, शायद आपकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी। तो इन 3 किरदारों के बारे में हमें अब बताना पड़ेगा लोगों को कि ये इनका क्या यहाँ पर रोल दिखता है। जी, तो जैसे मैं बताता था, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने तो 2015 में ही बोल दिया था कि ये एकदम फ्रॉड तरीका है सरकार को और हमारे पैसे को खाने का। तो CAG की रिपोर्ट तो 2015 में ही आ चुकी थी। जब ये चल रहा था तो 2019-20 के आसपास हमें दिखता है सरकार को भी इसमें बहुत डर लगने लग गया कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैम है। तो सरकार ने चुपचाप, केंद्र सरकार जी, और उसने चुपचाप एक कमेटी बनाई जिसको उसने रिफॉर्म बोला कि ये रिफॉर्म करने वाली कमेटी है। और सिफेट जो सरकार की एजेंसी है, साइंटिस्ट की, जो पोस्ट प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर की बेस्ट हमारी रिसर्च यूनिट माना जाता है, उनको बोला कि आप एक बार नैफेड का तरीका देखिए और बताइए हमें इसमें क्या गड़बड़ है और किस तरीके से होना चाहिए सही तरीके से। सिफेट ने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को चुपचाप जमा करी, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि ये तरीका नैफेड का एकदम गलत है। नैफेड को एक न्यूनतम दर रखनी चाहिए, एक लिमिट रखनी चाहिए कि कितना प्रॉफिट मिल मालिक कमाए और किस क्वालिटी की दाल कैसे जाए, वो स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए। वो रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार ने चुपचाप एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी, जो कमेटी अब इस पे मंथन करने लग गई कि ये क्या नैफेड का ये तरीका बंद करना है कि नहीं। जहां तक हमें समझ आया है, उस हमारी रिपोर्ट लिखने तक इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने 3 मीटिंग कर ली थी। तीनों मीटिंग में इस बारे में खूब डिस्कशन हुआ है, लेकिन आज तक ना उस कमेटी की रिपोर्ट बाहर आई है, ना उन्होंने, जहां तक हमें समझ आता है, कोई फाइनल निर्णय किया है। और वो इस कगार पे है कि नैफेड फिर आने वाले साल में फिर उसी तरीके से, पुराने तरीके से फिर दाल खरीदने के धंधे में उतरने वाला है। लेकिन सरकार हिचकी भी है क्योंकि सामने आके नहीं बोल पाएगी कि हाँ 3-4 साल हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है हमारा,
तो उसको रिफॉर्म के नाम पे अंदर कमिटी चला रही है। राइट। तो ये अब आप हम बात को समझ रहे हैं, लेकिन नितिन, इन कमेटीज को आपने और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कमेटीज में मंत्री जो होते हैं वो कौन कौन विभागों के मंत्री इसमें हैं? जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है उनके मंत्री होंगे, फूड प्रोसेसिंग के कौन कौन मंत्री हैं? तो इसमें मंत्री नहीं है, सचिव और उनसे नीचे के अफसर हैं जहां तक हमें समझ आया, और खाद्य मंत्री के मंत्रालय से हैं, फूड प्रोसेसिंग से हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इस कमेटी में जहां तक हमें दिखा, और इन लोगों ने अपनी कमिटीज की मीटिंग क्लोज डोर करी है। इसको ऑफिशियली, जैसे मैंने बोला, रिफॉर्म का नाम दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी सही तौर पे। तो हमने ये भी जाना था कि सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को इसकी एक कंप्लेन भी गई थी कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और इसके ध्यान से ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन वो जो सीवीसी को कंप्लेन गई थी वो गायब हो गई है, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक, और चुप्पी साध ली गई उसके ऊपर। वैसे चुप्पी मुझे लग रहा है बहुत अच्छा तरीका है अपने काम को, मतलब किसी लोगों को कहने दीजिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतनी उसकी चर्चा होगी। तो इसलिए मैंने देखा कि इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर टेलीविजन चैनलों ने भी चुप्पी साध ली है, तो इसको कोई ज्यादा उन्होंने उठाया नहीं है। जबकि उसी वक्त हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको छोटे पैमाने पर दिखाया जा सकता था, वो बड़े पैमाने पर दिखाए जा रहे हैं। तो इक्का दुक्का जगहों को छोड़ के ये रिपोर्ट दिखाई भी नहीं गई। तो मैं इसको बहुत सैटारिकल लेकिन बहुत ही भारी मन से कह रहा हूँ कि ये चुप्पी जो है आज की दुनिया का सच है। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि नेफेड, आपने कई महीने लगाए इस रिपोर्ट को तैयार करने में, आप दोनों ने। तो नेफेड को भी आपने सवाल भेजे होंगे, कितना वक्त उन्हें दिया आपने? क्या उनका कोई जवाब अभी तक आपको मिला है? तो हमने नेफेड और सरकार दोनों को बहुत डिटेल्ड सवाल भेजे। हमने उन्हें कई हफ्ते दिए जवाब देने के। सरकार तो एकदम चुप हो गई। सरकार ने हमारे सवाल नाफेड की तरफ बढ़ा दिए। नाफेड ने अपने रिस्पांस में हमें ये भी बताया था कि वो ओटीआर का कोई सीमा इसलिए नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि अलग अलग डेस्टिनेशन पे उन्हें दाल पहुंचानी थी। लेकिन जो हमें सिफेट के रिसर्चर्स ने बताया कि उनका अभी रिकमेंडेशन ये है कि पूरे देश में एक स्टैंडर्ड ओटीआर लागू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले 4 सालों से ओटीआर ये अप्रूव कर रहे थे और जो इन्होंने हमें एक्सक्यूज भी दिया वो पूरी तरह से गलत है। हमने जब नाफेड को सवाल भेजे तो नाफेड ने बहुत लंबा 4-5 पेज का हमें जवाब भेजा। वो जवाब हमारी स्टोरी के साथ संलग्न है। उसका सार ये था कि नाफेड बोलने लगा, हमने किया इसलिए क्योंकि गरीबों को फटाफट दाल पहुंचानी थी, तो हमने उस मौके पे ऐसा कर दिया, शॉर्टकट मार दिए। लेकिन ये साफ है कि ये स्कीम कोई कोरोना के समय शुरू नहीं हुई है। कोरोना से कई साल पहले इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया था। ये रैकेट तो कई साल से चल रहा था। कोरोना के टाइम पे ये रैकेट पकड़ा गया क्योंकि घटिया दाल गरीबों को मिलने लगी और स्टेट नाराज होकर वापस देने लग गए। नाफेड ने इसको जस्टिफाई किया है कि पता ही नहीं चल सकता कितना मुनाफा हमें मिलों को होता है, मिल मालिकों को होता है। लेकिन हम जानते हैं सरकार की किसी भी स्कीम में, किसी भी काम करवाने के तरीके में ऐसा कभी नहीं होता है। और ये रूल्स है, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना कन्वेंशन है। जीएफआर है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स है, जिसमें साफ लिखा है कि कितना मुनाफा लोगों को होगा सरकारी काम से, वो साफ दिखना चाहिए और सबसे सस्ते दाम पे होना चाहिए। लेकिन नाफेड ने इस पे एक तरीके से पर्दाफाश किया। सरकार ने खुद अपना जवाब डाल दिया उन्होंने इसके ऊपर। हाँ, पर्दा डाल दिया, माफ कीजिए। और सरकार ने तो जवाब ही नहीं दिया। सरकार ने तो हमारे सवाल बढ़ा दिए नाफेड के, भाई तुम ही झेलो इनको, हम जवाब भी नहीं देंगे, हम चुप्पी साधेंगे। क्योंकि अंदर से सरकार सवाल उठा चुकी थी नाफेड से भी। तो सरकार ने तो एकदम अपना हाथ ही धो दिया कि आप ही जवाब दीजिए। कम से कम इतना है कि सरकार ने आपके सवाल पढ़े। कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो आपकी तरह खोजी पत्रकारिता करते हैं, वो कभी जवाब ही नहीं आता। तो सवाल को पढ़े और नाफेड से कहा कि आप इसे झेलो। राइट। तो इसका मतलब, इसका एक इन्फ्लुएंस में निकाल रहा हूं, मतलब इसका मेरी सोच है कि सच हो या ना हो, कि इसमें ऐसे कुछ लोग भी रहे हो सकते हैं सरकार में जिनको गुस्सा था कि ये बवाल हम कह रहे थे मत होने दो, अब सर पे आ गया तो तुम झेलो इसको। अदरवाइज बिल्कुल हितेश, ये सच है। क्योंकि जब हम ये कहानी कर रहे थे और कई महीने इस पे मेहनत करते रहे, उस दौरान नाफेड के अंदर और सरकार के अंदर कई लोग हमसे इस बारे में बात करते रहे। तभी हमें समझ आया कि कहाँ सवाल डालें, किस किस्म के सवाल उठे, कैसे सोचे। कि वो लोग हमें बता रहे थे कि ये गड़बड़ है। और ऐसा नहीं है कि सरकार के अंदर सब लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। कई अफसर थे जो परेशान थे कि इतना बड़ा घपला होने वाला है और हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है। इसीलिए वो रिफॉर्म के नाम पे कमिटी बनी आखिरकार। ये बात
सैड है और मतलब दुख की बात यह है कि वो कमेटी की अभी तक ना रिपोर्ट खत्म हुई है, नैफेड का अगला सीजन आने वाला है यही काम दोबारा करने का। और हम शायद, हमें पक्का नहीं है, पर हमें जहां तक समझ है इसमें हमारी रिपोर्ट के आने के आसपास सरकार के एक दो महकमे और इसमें घुस गए समझने के लिए कि हुआ क्या है। लेकिन इस समय पे ये पता करना कि क्या ये नैफेड का तरीका बंद होगा और इसमें किसने कितना मुनाफा कमाया, इसके लिए सीएजी जैसी इंस्टीट्यूशन ही इन्वेस्टिगेट करके या सीबीआई जैसी संस्थाएं इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकती हैं, क्योंकि आज तो सरकार को भी नहीं पता कि इसमें कितना मुनाफा मिलों ने कमा लिया। तो जैसा नितिन ने कहा कि सीएजी जैसी संस्थाओं का इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल है और हमने देखा है कि ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में यूपीए सरकार के वक्त हमने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट पर अगर मीडिया बात करती है तो कितनी भारी कीमत सरकार को चुकानी पड़ सकती है, यानी जनता की कम से कम बात उठती है। अब यह भी सवाल है कि कुछ अधिकारी चुप क्यों हैं? वो चुप इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी का डर है, उन्हें अपने ऊपर आने वाली परेशानियों का डर है। जाहिर तौर पर ऐसा ही डर इन पत्रकारों को भी होना चाहिए जो अपना काम निर्भीकता से कर रहे हैं। और तो इसलिए कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट पर जो पिछले 3 साल से कम लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स छाप रही है, खोजी पत्रकारिता कर रही है, उस वेबसाइट पर जरूर जाएं। लिंक जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा रिपोर्टर कलेक्टिव वेबसाइट का। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उस वेबसाइट पर जाएं और रिपोर्ट को पढ़ें। जी, मैं आपकी बात से जुड़ना चाहूंगा हिदेश कि आपके जो भी हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसी खोजी पत्रकारिता में कुछ वैल्यू दिखती है, अगर आपको लगता है ये अच्छी खबरें हैं और आप और देखना चाहेंगे, तो इसमें संसाधन बहुत लगते हैं, इसमें महीने कई लगते हैं, पूरी टीम लग जाती है, हमारे 6-7 पत्रकार हैं जो मिलके ये सब काम करते हैं। आप अगर हमारी मदद करना चाहें तो हमें डोनेट करें। जैसे हिदेश ने कहा, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वहां पे जाएं, हमें लिखें और डोनेट कर सके तो जरूर करिएगा, वो हमें मदद करेगा ऐसी और खबरें आगे करने में। शुक्रिया। और ऐसा नहीं है कि जो ऐसी पत्रकारिता नहीं हो रही है, ऐसी पत्रकारिता हो रही है, उसको लोगों की मदद की जरूरत है। और ऐसी पत्रकारिता जब आप मदद करते हैं तो हम ये भी समझते हैं इस बात को कि वो आप कोई एक फिलैंथ्रोपिक अंदाज में नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि आपके भीतर एक आत्मसम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट है कि आप सोचते हैं कि अगर हम ऐसी खबर किसी की पढ़ रहे हैं तो उसको उसकी मेहनत का जो है हिस्सा जरूर दें। और हम उम्मीद करते हैं नितिन, आप और आपकी टीम रिपोर्टर्स कलेक्टिव में ऐसी खबरें करते रहेगी और हम जल्दी एक बार फिर रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल पर या किसी भी जगह इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।